गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो हम डायरेक्ट पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वर द 3 सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश? 3 सिस्टम क्या थे? पहला ही था जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, तो वो था फिक्स्ड कर दिया था उन्होंने कि भैया फिक्स अमाउंट का जो है रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो ये था फिक्स्ड सिस्टम। सेकंड में उन्होंने क्या कहा, देखा कि फिक्स में तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, और ये अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें क्या था, मेन जो कलेक्शन करते थे वो करते थे या तो राजा या जमींदार करते थे, और वही लैंड को ओन करते थे। हेरिडेटरी लैंड उनके सन और उनके सन से उनको सन में जाती थी, तो वो बोरो कर लेते थे, और बोरो करके वो जिनसे मनी लेंडर से बोरो करके हाई रेट इंटरेस्ट में, जिससे कई बार क्या होता है कि मनी लेंडर जो होते थे उनको जो है वो ना ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होता था, और वो उसका मिसयूज़ करते थे। इसको देखने की वजह से क्या है कि जो टैक्स ब्रिटिश एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और जो है क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो ये सिस्टम फेल हो गया था। तो सेकंड सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो विलेज जो है वो हेडमैन, जो विलेज के जो हेड होते थे, जैसे अभी यहाँ पे होते हैं सरपंच, वैसे विलेज के हेड था, उसको महल बोलते हैं, और उसको टैक्सेशन के लिए जिम्मेदारी दी, एग्रीमेंट कराया उससे, तो ये महलवारी सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो था वो एक्चुअल में साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली डायरेक्ट कल्टीवेटर्स जो थे उनके थ्रू जो है एसोसिएशन किया, क्योंकि वहाँ जमींदार सिस्टम नहीं होता था, और डायरेक्ट उन्होंने टैक्स कलेक्शन की सोची उनके साथ में एग्रीमेंट बना के। तो वो जो रोयती बोलते थे उनको, और वो सिस्टम जो था उसको बोलते थे रोयती सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम है, ये इसको कहाँ पे रोयती सिस्टम है, ये भी ये यहाँ पे है, देख लीजिए आप, रोयती सिस्टम पेज नंबर 25 के अंदर, अंडर रोयती planter force royalty sign an agreement, that is the different aspect how it is gonna fail and how that blue rebel started. So we have already discussed in the previous video. तो 3 सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे। अब व्हाट इज रोटी वाली सिस्टम, तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज नंबर 25 पे, एक्सप्लेन द महलवारी सिस्टम, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद हु वर द इंडिको प्लांटर्स, इंडिको क्या था, इंडिको जो है एक प्लांट है जो बहुत इजीली उग जाता था, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में उगता था ये, और बहुत इजीली उगने की वजह से अब इंडिको इतना फेमस क्यों था, ये रहा प्लांट, इंडिको प्लांट। इंडिको कलर के जो डाई फॉर्म होती थी, ये देखिए, ये एक पिक्चर को आप देखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 24 के अंदर है। देखिए, ये तो इंडिया के अंदर जो इंडियन इंडिको की डाई की वजह से होता था, और ये जो है वहाँ पे वहाँ की डाई की वजह से ये इस तरह का प्रिंट निकलता था। तो आप साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्राइट कलर है और इजीली आई कैचिंग है, और
कोई भी इसको प्रेफर करेगा इसके कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा डिमांड में था इंडिगो डाई, और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है वाई द डिमांड फॉर द इंडिगो, इंडियन इंडिगो। तो ये तो है। तो हु वर द इंडिगो प्लांटर? तो इंडिगो प्लांटर वर दोज हु साइन एन एग्रीमेंट विथ Britishers, and they forced cultivators to produce indigo on their field, and then उनके जो their factories, on their factories they produce dye, right? और ये सारा आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे। जो राउटीज को साइन करते हैं और जो अंडर द राउटी प्लांटर दे दोज स्पेसिफाई गॉट लोन और लो रेट, जो एग्रीमेंट जो भी साइन करते थे वो। अब ये जो इंडिगो प्लांटर कौन होते थे? वो प्लांटर वो होते थे जो बुली करते थे उनको, जो उनको उनके पास लठैत होते थे, और वो क्या चाहते थे कि वो जो वहाँ के किसान हैं, जो राउटीज़ हैं, वो इंडिगो प्रोड्यूस करें, और साथ में जिससे क्या है कि वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। अब परेशानी क्या होती है थी यहाँ पे, क्यों ये सारा ऑपरेसिव था, क्यों जो है पीसेंट्स जो थे, पीसेंट मतलब किसान जो है, जो खेतिहर मजदूर थे, वो क्यों नहीं चाहते थे वो उगाना? क्योंकि जो इंडिगो प्लांट हैज़ ए डीप रूट एंड एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी वेरी रैपिडली। आफ्टर द इंडिगो हार्वेस्ट लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। समझ में आया ना? तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से ये, तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इंडिगो जो है प्लांट्स जो है प्लीजेंट नहीं उगाना चाहते थे, प्लीसेंट्स नहीं उगाना चाहते थे, कल्टीवेट नहीं करना चाहते थे। और मैंने साथ में ये भी बताया आपको कि इंडिगो क्यों प्लांटर्स चाहते थे और प्लांटर्स कौन थे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और एग्रीमेंट जो जिसके बीच में भी होता था, उनको बहुत लो रेट पे, लो इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन मिलता था, जिसका जो है जो फिर उनको फोर्स किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे, साइंड एन एग्रीमेंट टू गेट लोन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन रिटर्न दे हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 25% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। द प्लांटर्स, ठीक है ना, इंसिस्ट, दैट्स वाई। समझ में आया ना? तो वो एक्चुअली दे गेट अ लोन एंड दे इंसिस्टेड द प्लीसेंट। तो प्लांटर्स वो होते थे जो राउटीज़ को साइन कर एग्रीमेंट सकता है, तो विलेज हेडमैन। तो एक्चुअल में क्या है कि अब प्लांटर्स वही होते थे जिनके कारखाने होते थे एक तरीके से, आप चाहे तो ये समझ लीजिए, चाहे तो आप ये समझ लीजिए, जो फोर्स करते थे प्लेसेंट्स को, ताकि वो जो है इंडिगो प्लांट्स उगाए। ये बेसिक थिंग, 2-4 चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके बाद है व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? जिसके अंदर रेवेन्यू जो है वो परमानेंट कर दी थी कि भैया ये इतनी रेवेन्यू आपको हर साल देनी है। चाहे अब उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि भैया एक तो जमींदार हैं जो, या राजा जो हैं वो लैंड की केयर करते हैं, लैंड के ओनर हैं, तो वो जाहिर सी बात है लैंड की केयर करेंगे। और रेवेन्यू जो फिक्स कर दिया और हैवी रेवेन्यू कर दिया, तो इसका मतलब उनको लगा था कि इतना रेवेन्यू तो भैया हर साल मिलेगा। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि वो हर बार तो क्रॉप्स अच्छी होती नहीं थी। पहले क्या था कि जब क्रॉप्स अच्छी नहीं होती थी तो राजा जो है वो मेक श्योर करता था कि
उन किसानों को वो प्रॉपर मदद दी पाए। लेकिन अब क्या था कि राजा को तो रेवेन्यू देना पड़ता था, तो वो किसानों को हेल्प नहीं कर पाते थे, पहली बात। सेकेंडली, उनको कैसे ना कैसे करके वो जो चीज़ जो थी उतना रेवेन्यू देना था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो लैंड जो है मनी लैंडर से को बेचा उन्होंने, और मनी लैंडर से हैवी इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोन लिया। ये एक्सप्लेन कर रखा है आपको, यह सारे के सारे परमानेंट सेटलमेंट क्या है। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही डिस्कशन हुआ था इसके अंदर आपके, तो और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है परमानेंट सेटलमेंट की, वो भी यहाँ पे है पेज नंबर 23 में। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले तो मेन फीचर क्या है परमानेंट का मेन फीचर यही था कि ब्रिटिशर्स ने जो है, तो इसका आंसर द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वर टू फिक्स द रेवेन्यू एवरी ईयर फ्रॉम राजा और जमींदार, whoever were the owner of that land, first thing, okay। अब इसमें क्या था, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, तो मैं भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी रहेगी समझने में कि इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भाई अगर जो ये तो बता ही दिया कि जब जितनी क्रॉप रेन नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम की वजह से जितनी क्रॉप नहीं होती थी, तो उतना रेवेन्यू अगर कलेक्ट नहीं होता था तो राजा या जमींदार के लिए मुश्किल होती थी। और वही सेम, और वो मदद वो सिंस उनको हैवी रेवेन्यू देना पड़ता था, तो वो जो किसान थे, प्लेसेंट थे, जो क्रॉप उगाते थे, कल्टीवेटर्स थे, उनको वो मदद नहीं दे पाते थे, राइट, हेल्प नहीं कर पाते थे। सेकंड इसमें ये था कि जब बहुत ज़्यादा क्रॉप होती थी तब भी वो सिंस इट वाज द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, सो इट कैनॉट बी इंक्रीज्ड एंड दैट प्रॉफिट मार्जिन इज वेंट टू राजा और जमींदार। सो इट इज़ क्वाइट what should we say, it was a wrong or immature sort of revenue collection method और system। ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको इसे एक्सप्लेन किया क्योंकि ये ही बेसिक है, बाकी तो एक इंडिको को लेकर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दी। और इससे रिलेटेड ये सारे ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप्स हैं और मल्टी MCQs हैं, तो यू कैन डू इट ईजीली। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्या, एक्सप्लेन रीजन ऑफ कंपनीज इंटेंशन टुवर्ड रिफॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो कंपनी के रीजन क्या थे, कंपनी के इंटेंशन क्या थे टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म सिस्टम, मतलब क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम के पीछे उसका क्या था रीजंस। तो पहला था कि कंपनी जो है वो चाहती थी कि मैक्सिमम उनको टैक्स मिले। उन्होंने क्या 3 सिस्टम किए, पहला फिक्स सिस्टम किया, सेकंड किया महलवारी सिस्टम, और तीसरा किया रोहतवारी सिस्टम। तो रोहतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और फिक्सेशन सिस्टम, तो ये तीनों या परमानेंट सेटलमेंट, ये तीनों जो सिस्टम थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के पीछे ब्रिटिशर से इंटेंशन थे। द फर्स्ट इंटेंशन वाज टू कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, सेकंड टू मेक श्योर दैट they look as they project themselves as a पेरेंटल फिगर। ये कब हुआ था, ये हुआ था थॉमस मुर्नो, और उनका वो ये मानते थे, तो उन्होंने ये रेवेन्यू वाज फिक्स किया था। पहले किसने किया था,
पहले जो थे वो ऑलरेडी अडॉप्ट किया कर चुके थे, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम जब अडॉप्ट किया था, ये विलेज ऑफ साउथ इंडिया, ये बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन था लेटर दिस सिस्टम, राउट वाइज सिस्टम वाज डेवलप्ड, दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, पहले तो रीड, अलेक्जेंडर कैप्टन रीड ने किया था ये, और उसके बाद में वाज फिक्स्ड, दिस सिस्टम वाज अर्लियर, और उसके बाद में जो है वो डेवलप किन्होंने किया था, वो ये किया था, वो थॉमस मुर्लो ने किया था। किस लिए किया था ये? ताकि पेरेंटल फिगर है, तो ये दूसरा पेरेंटल फिगर क्लिक है, राइट। सो दो फीचर ये। तीसरा क्या फीचर था, अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो तीसरा एक रिफॉर्म था कि उस जो हम इसको ये भी ऐड कर सकते हैं कि 1857 के अंदर या यूँ कहें कि इससे पहले उस टाइम में जब है ये सिस्टम अडॉप्ट किया था, तब जो है एक तरीके से रिवॉल्ट हुआ था, बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें झांसी की रानी, तांतिया टोपे वगैरह सब जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट में जो थे इन्वॉल्व थे, और दे फॉट फॉर आवर कंट्री। तो इस तरह का कोई रिवॉल्ट नहीं हो जाए, उसको देखते हुए भी उन्होंने वो रेगुलर रिफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ और लिख सकते हैं आप कि जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो, उसको देख के, ताकि वो चाहते थे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे होगा? तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने राजा और जो है जमींदारों के हाथ में रखा, ताकि वो, उनको लगता था कि वो जो है वो ओन करते हैं लैंड को, तो वो केयर करेंगे ज़्यादा, राइट। सेकंड टाइम में भी उन्होंने यही चीज़ देखी, उन्होंने विलेज के हेडमैन को इंचार्ज बनाया सारा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था विलेज जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, पहले जो था वो कल्चरली भी कनेक्टेड है, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं थे, तो ये किया। और राउटी के केस में भी उन्होंने राउत वाली सिस्टम था, उसमें भी ये चीज़ ही काम में आई कि उन्होंने ये देखा था कि डायरेक्ट जो है टैक्स कलेक्शन हो जाए, तो उनके साथ में, कल्टीवेटर्स के साथ में, तो ये राइट। तो ये चीज़ हो गई आपके, ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है, एक्सप्लेन रीज़न, और ये रीज़न को एक्सप्लेन करना है। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट एंड एक्सप्लेन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कर दिया, और ये किसने किया था ये भी मैं एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तो मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आपको करने की ज़रूरत है, मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। पहला इंट्रोड्यूस किसने किया था, और ये दोनों भी है जो मैंने अभी आपको बोला। The system was the fixed system. The system was earlier implemented by Captain Alexander Reed in those areas under the British rule, and the victory over this system was later developed by Thomas Murlo in the village of South India. ठीक है ना? तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है। तो ये पेज नंबर कहाँ पे है? इट इज़ ऑन पेज नंबर 24, यू विल फाइंड इट। देन आप, वाई डिड परमानेंट सेटलमेंट फेल टू जनरेट डिजायर्ड रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन आप इसकी सारी डिटेल आपको पेज नंबर 23 में 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर राउटी रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो? ये भी मैंने आपको बताया क्यों थे। क्रॉप जो इसके जो थी, ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसकी रूट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, डीप रूटेड हैं, और वो लैंड को जो है वो क्या करती है, फर्टिलिटी कम करती है सॉइल की, तो इस वजह से। और इसके बाद जो है वो राइस जो है वो वहाँ पे उगता नहीं है, तो इस वजह से
Rowdies were reluctant to produce or grow indigo. What were the two methods to growing indigo? What were the two methods of growing indigo? तो दो मेथड क्या थे, एक तो निज है, ठीक है ना, इस पर देर वर टू मेथड्स ऑफ इंडिगो वाज निज एंड राउटी। ये सारा मेथड जो है ये पेज नंबर 25 में आप जो है वो आप कर लीजिए। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडर द निज मेथड द प्लांटर डायरेक्टली कंट्रोल द लैंड अंडर कल्टीवेशन। He either bought the land from Jamidar or rented it and produced indigo directly by employing or hired labor. First, and Rowdy or planter forced to route to sign the agreement satta, or the village headman signed the agreement on the behalf of Rowdy. So these are two things which has already been discussed. So you can easily write it. And the last question is, why led to deterioration of agriculture in India? अब what led to deterioration of agriculture in India? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए इसके अंदर कि why agriculture in India is a land of agriculture and why it was agriculture was doing well in India. So first reason or the foremost reason was that कि भाई the Indian land were cultivated by cultivators or peasant, and Raja and Jamidar were the basically taken care of. They collect tax, and if whenever there famine sort of problem occur, or some sort of a disease to crops occurred, Raja or Jamidar declined the टैक्स राइट, जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन कर देते थे, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी, असिस्टेंस भी देते थे। और जब क्रॉप ज़्यादा होती थी तो टैक्स कलेक्शन जो है वो जितना राजा को चाहिए होता था अपने ट्रेजरी के लिए उतना कलेक्ट करते थे। तो राजा और जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट द सेम प्रोपोर्शनेट द टैक्सेशन व्हेन क्रॉप्स यील्ड इज हायर, राइट। तो जब क्रॉप का यील्ड हायर होता था तो वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे तो उसी प्रोपोर्शनेट में, ताकि उनका ट्रेजरी जो है वो रहे और वो हेल्प भी रहता रहे। तो इनमें एक तरीके से बॉन्ड था बहुत ही अच्छा। तो इसकी ये तो था एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इतना बढ़िया था। लेकिन डिटोरिएशन कैसे हुआ? जो अंग्रेजों का सिस्टम था वो उनका सिस्टम केवल रेवेन्यू कलेक्शन का था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पहले जो रेवेन्यू की वजह से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं मिल पाती थी और किसानों को, और जिसकी वजह से, और दूसरा सेकंड उनके खुद के क्रॉप से लाइक इंडिगो क्रॉप, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो रही थी, इसका जितना क्रॉप यील्ड होना चाहिए उतना क्रॉप यील्ड नहीं हो रहा था। और सेकंड क्या था कि अब इंटरेस्ट जो था राजा या जमींदार का उस पर रहा नहीं था, क्योंकि उनको हाई रेवेन्यू देना पड़ रहा था और जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो वो मनी लैंडर से लैंड रहते थे, और मनी लैंडर जो था उसका तो ज़मीन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको केवल पैसे से इंटरेस्ट था। तो वो फर्दर या तो रेंट पे देते थे या उसको सेल करते थे। तो जिसकी वजह से धीरे 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 जो है लैंड के छोटे 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 टुकड़े होते गए और लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो गई।
और उस टाइम में जो ज़मीन एक दूसरे को सेल करने का हुआ, तभी जो पट्टा, जो आज हम पट्टा यूज़ करते हैं कि ज़मीन ओनर के लिए, तो वो सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो एग्रीमेंट का, तो ये बेसिकली डिटोरेशन के कारण है। तो पहले आप तो ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर कि एग्रीकल्चर लैंड कैसे था ब्रीफ में, उसके बाद डिटोरेशन के बारे में पूरा बताना। तो ये भी आपको इसके अंदर भी है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप यू कैन राइट इट। इसके बाद अगर बात करें अपन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी आपके ये आंसर तो दे ही रखे हैं फिलअप के और मैचिंग के। सो आई एम गोइंग अबाउट, ये एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। अब अगर मैं सीधा इसके डिस्कस करें, अगर अपन डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये मैंने करवा दिया है। हाउ डज महलवारी सिस्टम, ये भी हो गया। गिव टू प्रॉब्लम एरोजेस फॉर न्यू मॉडल सिस्टम फिक्सिंग, ये भी हो गया आपके। वाई वर आउटेज रिलेटिंग टू वो इंडिको, ये भी करवा दिया अपन ने। वाई वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिको सिस्टम इन बंगाल, तो सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो ये जो है इसके अंदर पूरा आपको दे रखा है आपको कि कैसे बंगाल के अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स आए थे, बहुत ऑप्रेसिव था। उन्होंने फर्दर उन्होंने अपने आप, क्योंकि जो राउटीज थे, जो पेसेंट्स थे जो उगाते थे, उन्होंने एक्चुअल में रिवॉल्ट कर दिया था एक तरह से छोटा। वो जो वहाँ के जो प्लांटर्स थे, उनको उन पे अटैक करने लग गए थे। उनके जो लठैत थे या उनके जो बुली करने वाले थे, जो उनको एक तरीके से मिलके उनके खिलाफ एक जो है वो उनको पहले तो उनके यहाँ पे जो काम करते थे उनके लिए पहले तो उनका सोशली बाइकआउट किया और इन्होंने काम करना बंद कर दिया। साथ में उन्होंने जो है वो ये एक आपस में एग्रीमेंट किया कि भैया आपसे वो इंडिको जो क्रॉप नहीं उगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इसके बाद में जब ये बात धीरे धीरे ब्रोकआउट हुई सिस्टम, तो जो ओपन रिबेलियन, तो इंटेलेक्चुअल रोट अबाउट द मिजरी ऑफ राउट्स इन नील दर्पण एंड रोट एंड मिजरेबल प्लाइट ऑफ बंगाल राउट। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें, तो दिस इज हाउ दिस एवरीथिंग वाई वर राउट, ये सर्कमस्टांसेस जो थी इवेंचुअली कोलैप्सेस। तो ये पहले तो सर्कमस्टांसेस क्यों थी, तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, और ये कैसे हुआ ये पूरा मैंने दोनों बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको अगर लिखना है व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिको प्रोडक्शन इन बंगाल, तो सर्कमस्टांसेस में तो आपको ये लिखना है कि भैया जो स्टार्ट में मैंने अपन ने डिस्कस किया था वो लिखना है कि भाई जो फर्टिलिटी भी कम हो रही थी और ये है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो फोर्स करते थे और उनको जिसकी वजह से वो एक रिबेलियन का रूप ले लिया बंगाल के अंदर। और उसका कारण क्या था, बेसिकली क्यों हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका मेन जो रीज़न था वो ये रीज़न था कि जो उनके पीछे उनको लगता था कि जो विलेज हेडमैन है, जो जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया या जमींदार जिनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ा है, उनके बिहाफ पे प्लांटर्स के साथ में वो उनका सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो जो है जितने भी पीसेंट है वो और उनके साथ में उनके जो लेडीज़ थी वो भी अपने अर्थन पॉट्स के साथ में या किचन के साथ फ्राई पैन वगैरह के साथ में आई थी। फाइंड आउट मोर अबाउट चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। तो चंपारण मूवमेंट क्या था? चंपारण बिहार की डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट थी और बिहार मूवमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। चंपारण मूवमेंट जो है इट हैड
a significant role in Indian freedom. Why? Because इस टाइम में महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था। किसके लिए किया था? ये जो वर्कर्स थे इंडिको प्रोडक्शन के लिए, उनके ऑपरेशन जो दे वर ऑप्रेस्ड, और वो उस ऑप्रेस्ड वर्कर्स के फेवर के लिए, ताकि उनको उस तरह की मजदूरी, बंधुआ मजदूरी या कहें, और जिस तरह से उनको लो वेजेस पे काम करा रहे थे और लोग जो लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके अंदर बाकी जो 1917 में ये जो है चंपारण आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इंडिको जो वर्कर्स की तरफ से रिवॉल्ट हुआ था, या जो पीसेंट्स की तरफ से रिवॉल्ट हुआ था, तो उसमें जो उनके जो पीसेंट भी थे और जो उनके घर में जो फीमेल्स भी थी, उन सब ने जो है थोड़ा सा वायलेंट रूप ले लिया था। और बंगाल साइड के अंदर भी थोड़ा वायलेंस को लेके जो है वो, क्योंकि दे वांट जस्टिस फ्रॉम फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल सिस्टम से। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड महात्मा गांधी जी ने वही एक्सपेरिमेंट किया जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, और ये फर्स्ट सत्याग्रह भी था, और साथ ही साथ ये आगे चल के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उसने मेजर रोल प्ले किया था इसकी सक्सेस में। तो सेकंड जो है, लुक इनटू द हिस्ट्री आइदर टी और कॉफी plantation in India and see how the life in these plantations are similar to or different from that the worker in the indigo plantation। तो टी और कॉफ़ी जो है तब भी स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पे जो है ये ज़्यादा इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उस ड्यूरेशन में वहाँ के जो ओनर हुआ करते थे वो अपने जो वर्कर्स थे उनसे बहुत हार्ड वर्क करवाते थे, 20-20 घंटे तक काम करवाते थे। तो इसका भी दो सिस्टम थे। बेसिकली क्या था कि वहाँ पे वो जो है वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे और उनको लोग बहुत कम वेजेस देते थे। और डिसिमिलरिटी, और लाइकवाइज इसके अंदर भी यही था। इंडिगो वर्कर्स जो थे, जो उनके साथ भी यही था, बहुत कम प्रॉफिट पे उनको काम करना पड़ रहा था। अब फर्क ये था कि दे आर जस्ट लाइक दे आर लाइक ओनर एंड दे हैव टू डू इट, दे वर ऑप्रेस्ड। और इसमें क्या थे, वो वर्कर थे, ओनर नहीं थे। एक तरीके से यहाँ पे वर्कर ओनर थे इंडिको फार्म के जो थे, जो पेशेंट थे, और उनको ये एग्रीमेंट के थ्रू जो प्लांटर्स थे वो उनको फोर्स करते थे इंडिको क्रॉप उगाने के लिए। तो बेसिकली ये सिमिलरिटी थी और ये डिसिमिलरिटी थी, और अल्टीमेटली दोनों को ही काम करना पड़ता, दोनों को ही प्रॉफिट कम मिलता था। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो। थैंक यू।